ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या का इंफॉर्मेशन दे के रखे। लेट एफ वी ए फाइनाइट फील्ड एंड वी ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस। यहाँ पे तुम्हें दो लाइन तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट देना है। एक है एफ जो है एक फाइनाइट, यहाँ पे एक मिनट रुको थोड़ा सा, हाँ, एफ जो है एक फाइनाइट फील्ड है एंड वी एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, राइट। अच्छा, अभी तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीचे तुम्हें ऑप्शन पे चारों अलग अलग स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। अभी इन जो चारों स्टेटमेंट है, ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट कभी भी संभव नहीं होगा, कभी भी सही नहीं होगा। जो स्टेटमेंट ऐसे होगा उसको तुम्हें टिक करना है। यहां पे ध्यान दो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नेवर बी ट्रू, जो कभी भी संभव नहीं है। तो मैं यदि पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे क्या बता रहा है कि V इज द यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब स्पेसेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस, राइट। मतलब तुम्हें यहां पे बोला जा रहा है कि यदि W1 एक प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर जो वर्ड है ना, ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर के ऊपर हाईलाइट दो। ठीक है, ये होता है की पॉइंट्स। तुम्हें ये जो जब तुम क्वेश्चन को रीड करोगे, जो की पॉइंट्स है इसको तुम्हें ढूंढना सबसे पहले जरूरी होती है, क्योंकि की पॉइंट्स जो है इसी पे ही क्वेश्चन का आंसर छुपा के रखा जाता है। ये होता है हिंट्स क्वेश्चन में। तो यहाँ पे W1 है प्रॉपर सब स्पेस ऑफ V, ऐसे करके W2 जो है ये भी प्रॉपर सब स्पेस ऑफ V। लेट अस एज्यूम, अभी यहां पे ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि V कैन बी रिटेन एज द यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब स्पेसेस। मतलब V जो है, V कैन बी रिटेन एज ए यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब स्पेसेस। वो दोनों प्रॉपर सब स्पेस का नाम मैंने W1 एंड W2 दे दिया। बहुत सही बात है। अभी एक बात ध्यान दो, W1 है सब स्पेस किसका? V का। V का W1 है V का सब स्पेस। ये जो साइन है, ये साइन से हम यूजुअली सब स्पेस को डिनोट करता है, ये लेस देन साइन नहीं है। ठीक है, ये सब स्पेस साइन है लीनियर अलजेब्रा में, राइट। एंड W2 जो है, W2 भी सब स्पेस ऑफ V है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस होता है? ये और नो? आई होप कि इसका आंसर तुम्हें पता है कि दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस होता है, लेकिन दोनों सब स्पेस का यूनियन ऑलवेज सब स्पेस नहीं होता। ये तब होता है इफ एंड ओनली इफ कि एक दूसरे के अंदर आ जाए, या तो W1 W2 के अंदर आ जाए या फिर W2 W1 के अंदर आ जाए। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यदि तुम्हारे पास कोई आके ये बताए कि W1 एंड W2 दोनों सब स्पेस का यूनियन एक सब स्पेस बन रहा है, तो तुम ये एकदम गारंटी के साथ पकड़ लो कि ये जो स्टेटमेंट है, यहां से तुम ये पकड़ लो कि ये दोनों सब स्पेस में से किसी एक दूसरे को कंटेन करके रखा है, एकदम गारंटेड है। क्योंकि दोनों सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस तब बनता है यदि एक दूसरे के अंदर चला जाए। अभी वो W1 W2 के अंदर जा सकते या फिर W2 W1 के अंदर जा सकते, वो बात की बात है, लेकिन एक दूसरे के अंदर जाएगा, ये गारंटेड है। अभी सब स्पेस का मतलब क्या है? कोई भी सेट को सब स्पेस तुम तब बोलते हो ना जब ये खुद वेक्टर स्पेस बन जाता है। अभी तुम एक बात ध्यान दो, W1 तुम्हारे पास एक सब स्पेस था, W2 भी तुम्हारे पास एक सब स्पेस था, दोनों यूनियन करके तुम्हें V मतलब खुद मदर वेक्टर स्पेस को ही दे दिया। अभी मदर वेक्टर स्पेस को ही जब दे दिया तो W1 एंड W2 दोनों क्या क्या तुम्हें एक वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर दिया। W1 जो था एक सबसेट था V का, हालांकि ये सब स्पेस था लेकिन सब स्पेस तो बाद में, पहले तो सबसेट। ऐसे करके W2 जो है ये भी तो V का एक सबसेट था। ऐसे करके W1 यूनियन W2 ये भी V का एक सबसेट है। अभी W1 यूनियन W ये खुद V बन गया। दैट मीन्स ये जो है ये एक तो सब स्पेस बन गया। बात को समझ में आ रहे? दैट मीन्स यहां से तुम्हें ये जानकारी प्राप्त हो गया कि यहां से W1 यूनियन W2 ये खुद एक सब स्पेस बन गया, क्योंकि एवरी वेक्टर स्पेस जो होते हैं वो अपने आप पे इट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसके खुद का सबसेट
होती है, सॉरी सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का सब स्पेस वो होती है, सबसे तो होती है, सब स्पेस भी होता है एवरी वेक्टर स्पेस अपने आप पे। तो यहाँ पे W1 एंड W2 क्या कर दिया, एक सब स्पेस फॉर्म कर दिया। और हमें क्या पता है कि कोई भी दोनों सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस तब बना देता है यदि एक दूसरे के अंदर चला जाए। आई रिपीट, एक दूसरे के अंदर चला जाए। अभी कौन सा किसके अंदर गया वो मुझे नहीं पता। मान लो कि W1, या से ये इंप्लीकेशन सीधा आएगा कि W1 आइदर W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 या फिर W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी मैंने यदि आइदर केस को ही पकड़ लिया कि W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, तो इन केस में W1 यूनियन W2 ये तुम्हें W2 नहीं देगा। से थ्योरी क्लास 11 का तुम खुद मुझे बताओ, यहाँ पे तुम खुद मुझे बताओ क्या ये W2 नहीं देगा, क्योंकि W1 W2 के अंदर चला गया। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तो तुम्हारे पास W1 यूनियन W2 इन केस में मिल गया W2 के बराबर, एंड W2 जो है यहाँ पे ये जो है ये तुम्हारे पास मिल गया था V के बराबर। दैट मीन्स व्हाट यू हैव V इक्वल्स टू W2। अभी एक बात और ध्यान दो, तुमने यहाँ पे शुरुआत में W2 को लेके रखे थे पॉपर। अजीब बात है, तुमने पॉपर लेके रखे थे लेकिन ये खुद अपने आप के बराबर हो गया, तो ये तो कभी भी संभव नहीं है। दैट मीन्स ये जो है ये तुम्हें कंट्राडिक्शन पे लेके चला गया। तुम बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक रास्ते से यदि कंट्राडिक्शन आ जाए तो और वाला भी तो है, मतलब हमने आइदर वाले केस में हम कंट्राडिक्शन में पहुंच गए तो क्या दिक्कत है, हम और वाले केस को पकड़ लेंगे। तो तुमने यदि और वाले केस को भी पकड़ लिया कि W2 इज अ सबसेट ऑफ W1, तो यहां से तुम्हारे पास W1 यूनियन W2 ये तुम्हें W1 नहीं होगा। तुम खुद मुझे बताओ, क्लास 11 का सेट थ्योरी W1 यूनियन W2 W1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि W2 इज अ सबसेट ऑफ W1, सो W1 इज अ सुपरसेट, राइट। तो यहां से तुम्हारे पास ये मिल गया कि V जो है V हो गया W1 यूनियन W2 जो कि W1 के बराबर। W1 हो गया V के बराबर, लेकिन तुमने यहाँ पे शुरुआत में बड़े बड़े करके यहाँ पे लिख के रखो W1 है प्रॉपर। गड़बड़ हो रहा है ना एक जगह पे, दैट मीन्स गड़बड़ कहां पे, ये जो है ये भी तुम्हें कंट्राडिक्शन पे लेके चला गया। तो गड़बड़ कहां पे है, गड़बड़ है बेटा हमारे एजम्पशन पे। ये हमने एजम करके रखे ना, ये गलत है। मतलब ऐसे कभी भी संभव नहीं है कि एनी वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ इट्स टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब स्पेस, ये कभी भी संभव नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में जो गलत है वही हमारे लिए सही है, क्योंकि जो कभी भी संभव नहीं होगा उसको ही तुम्हें यहाँ पे टिक करना है। क्वेश्चन बड़े सुंदर था। अभी एक बात देखो, दोनों के केसेस में हमने ये लॉजिक से कर लिया, अभी तीनों के केसेस में क्या होगा, यही सवाल ऑप्शन बी में पूछ लिया कि V इज द यूनियन ऑफ 3 ऑफ इस प्रॉपर सब स्पेस। देखो यहां पे बोल रहा है कि V जो है V को तुमने 3 यूनियन ऑफ इस प्रॉपर सब स्पेस में तुम लिख सकते हो। मतलब इसको सही बताने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल चाहिए, क्योंकि यहां पे तुम्हें बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक जगह पे तुम्हें ध्यान देना है, कैन नेवर बी टू। कैन जब मतलब ये जो वर्ड है कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी, इस जगह पे ना सही बताने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ता है, अदरवाइज हम एग्जाम्पल से सही बता नहीं सकते। तुम्हें ये सब जगह को तुम्हें अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले। यहां पे क्वेश्चन था पॉसिबिलिटी के ऊपर, मतलब जैसे हमने ऑप्शन ए को डिस्कस किया लॉजिक से, ठीक है, ऐसे ही हमने ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को हमें गलत बताने के लिए हमें लॉजिक चाहिए और सही बताने के लिए हमें एग्जाम्पल चाहिए। आई रिपीट, यहां पे कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ऑप्शन ए को हमने क्या किया, गलत बताया ना, यहां पे हमने तो गलत बताया, हालांकि क्वेश्चन तुम्हें गलत जो है उसको ही तुम्हें टिक करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन स्टेटमेंट तो था गलत। हमने गलत बताया प्रूफ देके, मतलब लॉजिक देके, और सही बताने के लिए हम एग्जाम्पल देके, क्योंकि क्वेश्चन था पॉसिबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को मुझे यदि सही बताना है तो मेरे को एग्जाम्पल चाहिए, और ऑप्शन बी को मुझे यदि गलत बताना है तो मेरे को लॉजिक चाहिए। बात को समझ में आ रहा है? तो दोनों के केसेस में तो हमने काम निपटा लिया, अभी तीनों के केसेस में क्या होगा। देखो तीनों के केसेस में हमारे सामने एक सुंदर सा एग्जाम्पल आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल को देखो, उसके बाद हम इसको लेके आगे खूब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चिंता का विषय नहीं है, हर एक स्टेप को तुम्हें सीख के जाना है,
ठीक है, देखो जब तुम ऑप्शन बी को लेकर डिस्कस करोगे, ऑप्शन बी तुम्हें ये बोल रहा है कि वहां पे एक ऐसे वेक्टर स्पेस मिल सकता है which can be written as the union of three of its proper subspace। क्या ऐसे संभव है? कैन भी पूछा गया है, ठीक है, क्या ऐसे संभव है? यदि सही है, मतलब ये यदि सही है, हमें ये स्टेटमेंट यदि सही है तो हमें एक एग्जांपल चाहिए, और सही को हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत के लिए पूछा गया है, राइट। चलो तो अभी देखो, हमने ना V को हमने ले लिया Z2 क्रॉस Z2। Z2 के अंदर कौन कौन आते हैं बताओ मेरे को? 0 and 1, 0 and 1। समझ सकते हो कि ये जो वेक्टर स्पेस है ये एक्चुअल में क्या बन रहा है? ये बन रहा है 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी तुम क्या करो, इसका तीनों सब स्पेस ऐसे बनाओ जो कि प्रॉपर होना चाहिए। अभी W1 जो है, W1 को तुम ऐसे बनाओ, एक सब स्पेस है, मतलब ऐसे, ठीक है, राइट। इसको ऐसे लेके बनाओ, राइट। अच्छा, मतलब इसका तुम स्पानिंग ले रहे हो, राइट, ओके। अभी तुम क्या करो, W2 जो है, एंड तुम यहाँ पे फील्ड जो है, फील्ड जो है, फील्ड को तुम यहाँ पे ऐसे ही रखो, Z2 के ऊपर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनाइट फील्ड तुम्हें लेना है, राइट, ओके, गुड, वेरी गुड। तुम यहाँ पे क्या करो, W2 जो है 0 0 0 1 ले लो, इसका स्पानिंग सेट भी तुम ले सकते हो, ठीक है। एंड W3 जो है, W3 को तुम ले लो ऐसे, तुम सब स्पेस ले रहे हो ना, तुम 0 0 1 1 ले लो। तुम एक बात ध्यान दो, V जो है, V देखो W1 यूनियन W2 यूनियन W3 के फॉर्मेट में आ गया। अभी तीनों का तीनों W1 W2 एंड W3 तीनों ही था प्रॉपर, एंड तीनों के यूनियन के माध्यम से हम V को रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मीन्स इन केस में हाँ, मेरे पास एक ऐसे वेक्टर स्पेस मिल सकता है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में दिए गए स्टेटमेंट सही है कि ऐसे वेक्टर स्पेस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अभी जो पॉसिबल है वो हमें नहीं टिक करना है, जो हमें गलत है वही टिक करना है। तो ये सही था स्टेटमेंट, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। अभी देखो एक बात कि सर आपके दिमाग में आपने जो बताया बिल्कुल सही है, ये हमने समझ लिया, ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया, ऑप्शन ए भी समझ लिया, ऑप्शन बी भी समझ लिया, लेकिन आपके दिमाग में स्ट्राइक कैसे किया? आपके दिमाग में स्ट्राइक कैसे किया? आपके दिमाग में आए कैसे? देखो इसके लिए ना, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यदि बताया, क्योंकि ये एक सोल्यूशन वीडियो है, यहाँ पे इसका कंप्लीट जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है ये देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है, इसको देने के लिए तुम्हें मतलब एक लेक्चर चाहिए, थ्योरी लेक्चर चाहिए, जो कि मोर देन 1 आवर्स लेके चला जाएगा, और ये एक सोल्यूशन वीडियो का डिस्कशन है, इसलिए वो बताना यहाँ पे मुश्किल है। लेकिन मैं अपने एंड से यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स तुम्हें मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन तुम्हें यदि इसका जो कंप्लीट थ्योरेटिकल लेक्चर तुम्हें यदि जरूरत है, तुम एक बार कॉमेंट कर दो कि वी नीड, मुझे यदि टाइम मिले इन फ्यूचर मैं उसके ऊपर एक लेक्चर जरूर मैं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं उसका एक ब्रीफली एक यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में मैं यदि वो जो दोनों जो सब स्पेस है, दोनों का यूनियन के माध्यम से मैं नहीं लिख पाएंगे, इसको मैंने नॉर्मली जो मैथमेटिकली है वो मैंने दिखाया। एक्चुअली इसका ना पीछे एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, वो ये है कि तुम्हारे पास मानो तुमने W1 से के एलिमेंट को लिया x, अभी तुम क्या करो, इसके साथ अल्फा एक फील्ड से ले लो, एक स्केलर, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, जब तब तुम्हें क्या करेगा, एक लाइन दे देगा। अभी तुम क्या करो, एक वेक्टर तुम ले लो बीटा, जो कि तुम ले लो V से। अभी ये जो बीटा तुम V से ले लो, ऐसे ले लो कि बीटा जो है ये W1 में नहीं आना चाहिए। अभी बीटा सवाल ये है कि सर बीटा W2 में आएगा, इसके बारे में हमारा कोई फोकस नहीं रहेगा। ये W2 में आ भी सकता है, W2 से बाहर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कहां से आएगा, क्योंकि यहां पे हमने केवल W1 को लिया। अभी मेरा टारगेट है कि V इक्वल्स टू W1 यूनियन W2, ये लिखना सही है या गलत है, ये मेरा टारगेट है, लेकिन मैंने अभी इसको नहीं लिखा। V है, W1 W1 है, W2 W2 है। अभी एक दूसरे किसके साथ कौन रिलेटेड है मुझे नहीं पता। अभी ये जो है मैंने यदि जो अल्फा एक्स है, इसका मैंने एक एफाइन सबसेट बना दिया, एक एफाइन सबसेट बना के उसको मैंने यदि यहाँ पे मानो ऐसे प्लॉट किया,
तो ये जो लाइन तुम्हें देगा अल्फा एक्स प्लस वाई, तुम्हें अभी चेक करने वाले विषय अल्फा एक्स प्लस वाई ये W2 के इंटरसेक्शन करके कितने सारे एलिमेंट्स तुम्हें मैक्सिमम दे सकता है, क्योंकि ये जो एफाइन सबसेट तुम्हारे पास मिल गया इसके साथ W1 का कोई भी संपर्क नहीं है, तो तुम्हें W2 के साथ इसका कनेक्शन बनाना है, यहां से तुम्हें इंटरसेक्शन चेक करना है। तो यहां से इसका जो लॉजिक है, लॉजिक यहां से जनरेट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही डीप है एंड बहुत ही टाइम टेकिंग है। सोल्यूशन वीडियो में इसका बताना मुश्किल है, इसके लिए थियोरिटिकल लेक्चर चाहिए। तुम्हें यदि इसकी जरूरत पड़े तो तुम एक बार कमेंट पे वी नीड जस्ट ये लिख दो कि वी नीड, इसको लिख दो, ठीक है। यदि मुझे इन फ्यूचर टाइम मिले तो मैं इसके ऊपर जरूर एक लेक्चर लेके आएंगे। अभी मैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। हर लाइन के पीछे ना बेटा लॉजिक होता है, हर लाइन के पीछे लॉजिक होता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं मेरे दिमाग में तो अचानक तो नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें मैंने किया इसके पीछे, अचानक तो मेरे दिमाग में नहीं है। इसीलिए हर लाइन के पीछे लॉजिक ढूंढना पड़ता है हमें। बात को समझ में आ रही है? इसलिए लॉजिक को तुम्हें ढूंढना है, राइट। तो इसीलिए हम अभी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। सेम बात यहां पे भी होगा कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को सही बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल चाहिए। गलत बताने के लिए हमें एक थ्योरेटिकल प्रूफ चाहिए या फिर लॉजिक चाहिए, जो हमने ऑप्शन ए में दिया, राइट। अभी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को लेके मैं जब बात करेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है कि वी हैज अ यूनिक बेसिस। क्या ऐसे कोई भी वी मिल सकता है जिसके पास यूनिक बेसिस है, राइट। अभी वी हैज प्रिसाइसली टू बेसिस, मतलब वी के पास एग्जैक्टली टू बेसिस रहेगा। ऐसे भी वी मिलना संभव है, दोनों सवाल है यहां पे। अभी देखो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे जो है, मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन सी को लेके काम करिए, ऑप्शन सी मुझे बता रहा है कि वी हैज एग्जाम, तो मैं इसको अभी इरेज कर देता है, मेरे को थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, वैसे जगह का बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे, राइट। चलो तो सी बोल रहा है कि वी हैज एग्जैक्टली वन बेसिस, यूनिक बेसिस। तो मैंने यदि वी को ले लिया Z2 मतलब 0 and 1। अभी मैंने फील्ड जो है, फील्ड को मैंने ले लिया Z2 फील्ड, तो तुम समझ सकते हो कि इसके पास सिंगल एक ही बेसिस मिलेगा जो कि ये है। तो एक ऐसे वेक्टर स्पेस है जिसके पास सिंगल बेसिस है, और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V जो है ये है 1। तुम समझ सकते हो कि V के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है, इसको तुम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट में माध्यम से तुम लिख पाओगे, ठीक है। बड़े सिंपल है, V के अंदर तो है ही दो एलिमेंट, तो डायमेंशन ऑफ V है 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास सिंगल यूनिक बेसिस मिल गया। दैट मीन्स ये जो C है, C स्टेटमेंट से ही है, यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। C एंड D के ऊपर भी नॉलेज है, थोड़ा सा तुम्हें इसको सीखना होगा, राइट। खत्म नहीं हुआ अभी भी, क्वेश्चन भले ही हो जाए। तो ये जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सही स्टेटमेंट है वो हमें टिक करना नहीं है, जो नेवर सही मतलब नेवर ट्रू वो हमें टिक करना है। ऐसे करके V हैज एग्जैक्टली टू बेसिस, क्या ऐसे वेक्टर स्पेस मिलना पॉसिबल है, राइट। देखो हमने यदि D जो है, D को हमने ले लिया Z3, ठीक है, 0 1 2, एंड F को मैंने ले लिया Z3 ले लो, राइट। तो तुम देखो β1 एक बेसिस तुम्हारे पास ये मिल जाएगा, एक बेसिस हो सकता है, β2 ये एक बेसिस हो सकता है, और कोई संभव नहीं है। तुम यहाँ पे समझ सकते हो क्योंकि 3 एलिमेंट है वेक्टर स्पेस में, तुम इसको आसानी से चेक कर सकते हो स्पैनिंग सेट का कॉन्सेप्ट से। दैट मीन्स इसके पास एग्जैक्टली दोनों बेसिस मिल गया, तो ये जो है ये भी सही है। अच्छा डायमेंशन क्या होगा बेटा, V का डायमेंशन है 1, राइट, ठीक है, कि 1 बेसिस में 1 एलिमेंट है, ठीक है। चलो तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ऐसे भी वेक्टर स्पेस मिलना पॉसिबल है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये है सही स्टेटमेंट को हम गलत नहीं करेंगे। अभी सवाल ये है कि सर ये जो है ये हमने समझ लिया, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझ लिया, एग्जाम्पल भी हमारे पास मिल गया। लेकिन सर एक समस्या ये हो गया कि सर ये एग्जाम्पल दिमाग में लाए कैसे, उनसे भी ज्यादा समस्या है कि इसका काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, इसका कंफर्मेशन सर लाए कैसे। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो हर लाइन के पीछे ना लॉजिक होता है। काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, उसका कंफर्मेशन पहले जरूरी है काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने से पहले, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी मैंने देखा है कि जिसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, तुम लोग उसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने में लगे हो।
तुम्हें तो कभी नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा। इसका यदि कंफर्मेशन तुम्हारे पास मिल जाए और एग्जाम के माहौल में मानो तुम्हारे पास काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम की माहौल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे पास यदि काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा उसका कंफर्मेशन होना चाहिए, और उसका कंफर्मेशन आते है कॉन्सेप्ट से। इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म था, एक कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में। वो मैकेनिज्म क्या है, यहां पे ठीक इसके नेक्स्ट स्टेप पे देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जो हमें सबको पता है, जो हम बीएससी में सीख के आते हैं। एक फॉर्मूला ये है, तुम्हारे पास यदि एक वेक्टर स्पेस है डायमेंशन n वाला ओवर ए फाइनाइट फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर एक और मैकेनिज्म चलता है, वहां पे ना ये चीजें और भी आसान बन जाता है। ये चीजें वहां पे ऐसे कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं जरूरत पड़ते, वो और भी आसान बन जाता है। लेकिन मैं अभी फाइनाइट फील्ड के ऊपर हूं, मैं और डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो ये सोल्यूशन वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनाइट फील्ड जेट पी के ऊपर तुम्हारे पास एक वेक्टर स्पेस दे के रखा है जिसका डायमेंशन है n, राइट। अभी यहाँ पे इसका टोटल नंबर ऑफ बेसिस, कितने सारे बेसिस मिलेगा, उसका कंप्लीट फॉर्मूला ये है, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके पास है कि तुम्हारे पास कितने सारे बेसिस मिलेगा। मेरे अभी क्वेश्चन का डिमांड था वन बेसिस मिलेगा, ऐसे वेक्टर स्पेस मेरे को ढूंढ के दो। तो मैंने सोचा कि वन बेसिस मिलेगा तो मैं क्या ये फॉर्मूला से वन को ला सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो मैंने ये देखा कि मैंने यदि p को 2 ले लिया एंड n को मैंने यदि 1 ले लिया, आई थिंक मैं ये फॉर्मूला से 1 बेसिस ला सकते हैं, मतलब 1 ला सकते हैं। ये फॉर्मूला से मैं 1 ला सकते हैं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिस तो मैं 1 बेसिस सिंगल बेसिस में ला सकते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था। तो मैं जब ये दिमाग में चला रहा था तब मैं ये देखा 2 raised to the power n मीन्स 1 माइनस 2 raised to the power 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0। बस यहाँ पे ही तो फॉर्मूला हो गया एंड, ठीक है। ये फॉर्मूला बड़े रेडीमेड फॉर्मूला है, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तुम्हें हर एक बुक में तुम्हें मिल जाएगा ये फॉर्मूला। लेकिन ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो देखो, अपॉन 1 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 माइनस 1 अपॉन 1। तो देखा कि हाँ मेरे पास तो 1 मिल रहा है, दैट मीन्स मैं तो ऐसे कर सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में आया कि तो ऐसे देने वाला वेक्टर स्पेस क्या हो सकता है, तब भी मेरे दिमाग में आ गया कि P2 है ना। अभी P का रोल कौन है, ZP, दैट मीन्स वी हैव टू टेक Z2 एंड n 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। दैट मीन्स मेरे को बेसिस में सिंगल एलिमेंट ही लाना है, तो मैंने बेसिस में 1 लिया और यहां से मेरे को दिमाग में आ गया कि मैंने Z2 ही ले लेता है, क्योंकि F ओवर F ऑलवेज एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, राइट, ठीक है। F ओवर F ऑलवेज एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। इसको दिमाग में लेते हुए हमने सी में दिए गए एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट किया। हर लाइन के पीछे लॉजिक होता है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। ऐसे करके मेरे दिमाग में अभी है ऑप्शन डी डिमांड कर रहा है कि 3 बेसिस। ऑलवेज ध्यान रखना कि कहां गया मेरा फॉर्मूला, हाँ, ऑलवेज ध्यान रखना कि हम ना फाइनाइट फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। इस या से ध्यान छूटना नहीं चाहिए, यहां से तुम्हारे ध्यान स्किप हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फाइनाइट फील्ड के ऊपर है हम, अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं यहां से, मेरे दिमाग ने स्ट्राइक किया कि मैंने P इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तभी मेरे दिमाग में ऑप्शन डी में दिए गए जो एग्जाम्पल था वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। बात को समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे जो लॉजिक था वो भी मैंने बता दिया, और वो जो एफाइन सबसेट जो है, जो मैंने बताया कि ऑप्शन, तो मैं पूरे पेज को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी के लिए ये जो है ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन जो गलत है वो हमें ठीक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा था उसका भी मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया। देखो उसका लंबा लेक्चर है, वो यहाँ पे बताना मुश्किल है। ऑलरेडी वीडियो जो है ऑलरेडी 25 मिनट्स प्लस हो गया, ठीक है। सोल्यूशन वीडियो में बताना मुश्किल है। तुम्हें यदि इसको सीखना है तो तुम क्या करो, वी नीड लिख के कमेंट कर दो। मेरे को यदि टाइम मिले मैं जरूर इसको लेके एक
लेक्चर में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय की हो, ठीक है। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक स्मूथ ट्रैक में, एक सिस्टमेटिक वे में तुम यदि लेना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में तुम्हें ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है ना, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेस जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर देना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन एकदम न्यू है एंड सभी क्वेश्चन हाईली कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो तुम वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।